हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार एग्जाम चरण पे। दोस्तों हम आपके लेकर आए हैं बिहार एसएससी के 25 सवाल, जो कि सिलेक्शन के लिए 25 सवाल। इस सीरीज़ का ही नाम क्या है? सिलेक्शन के लिए 25 सवाल। तो इसका क्लास आपको आगे आते रहेगा। तो आज का पहला क्लास है और पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं? गुरुत्वाकर्षण के नियम से कौन संबंधित नहीं है? जानते हैं आप दोस्तों कि पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण चक्कर काटती है। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा, ये भी क्या होता है? चंद्रमा के कारण जब ज्वार भाटा उत्पन्न होती है वो भी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन नाभिक में जानते हैं आप कि नाभिक में बीच में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो कहता है कि नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव धनात्मक रूप में आवेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप में आवेशित होते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर कक्षा में क्या करता है? ये बनाए रखता है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आकर्षण बल को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। और इसी कारण क्या होता है? ये आपस में ये क्या होता है? चारों ओर घूमते रहता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम क्या कहता है? कहता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है। दोस्तों पहला का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, देखिए केवल बी नंबर में केवल सी है ऑप्शन। तो केवल सी होगा, बी नंबर आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़िए आप लोग दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में कथन सही क्या है? किसी वस्तु के दौरान अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या हो गया? त्वरण जो उत्पन्न होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। त्वरण आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? समांतर क्रम संयोजन क्या होता है प्रतिरोधकों का? दोस्तों देखिए ऐसे गया, दिखाते हैं आपको। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। ये हो गया दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है? 1/r होता है। क्या होता है? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। दोस्तों इसमें क्या होता है? कुल प्रतिरोध होता है जो सदैव अल्पतम प्रतिरोध से अधिक होता है। ऐसा कुछ नहीं। कुल प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध के बराबर होता है। या फिर दोस्तों क्या होता है? कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है? अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है। कुल प्रतिरोध जो होगा, कुल प्रतिरोध ये वाला जो अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है। जो आर का मान है, आर का मान जो है दोस्तों, ये आर का मान हमेशा R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा और R3 से भी कम होगा। तो कहता है कि कुल प्रतिरोध जो है इसका वो अल्पतम प्रतिरोध मतलब कोई भी प्रतिरोध से हिसाब से कम होगा तो अल्पतम से भी कम रहेगा। अगला अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, पंचायतों की संरचना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या फिर संपत्ति के कानूनी अधिकार से।
दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 का सी जो है वो किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से। क्या दोस्तों? पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 का सी संबंधित है पंचायतों की संरचना से। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? जौ, पटसन यानी कि जूट, कपास या गन्ना? दोस्तों गन्ना फसल को विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगता है। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946 या फिर 12 दिसंबर 1946? किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्य थे। 211 सदस्य थे इसमें। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में। बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई, आप लोग याद रखेंगे दिल्ली। और संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। इसमें अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपसे अगर पूछा गया सवाल कि कौन है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं है, तो महात्मा गांधी क्या है? संविधान सभा का सदस्य नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा का सदस्य नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की। कितना किलोमीटर? दांडी मार्च के द्वारा गांधी जी कितना किलोमीटर चले? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग 241 मील की दूरी तय की दोस्तों। कितना दूरी? 241 मील की दूरी तय की। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ, कितना समर्थक? 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील की दूरी दांडी प्रस्थान की। लगभग 24 दिन चले और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? भरतपुर, झुंझुनू, अजमेर या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान का अजमेर जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या? अभ्रक उत्पादन को जाना जाता है राजस्थान का अजमेर जिला। अभ्रक बिहार में कहेगा अभ्रक कहाँ है? तो बिहार में अभ्रक है जो बिहार झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी श्रेणी अभ्रक उत्पादक है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ या चीन के साथ? दोस्तों भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ भारत का है? बांग्लादेश के साथ है। और ये कितना है? 4096। कितना है दोस्तों? 4096 है .07 किलोमीटर। 4096.07 किलोमीटर। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में मील का पत्थर है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेस या बंगाल? सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है दोस्तों। क्या है? शिक्षा। सर चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? रणथंभौर, भीममाल, जालौर या चित्तौड़? दोस्तों चित्तौड़ स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया गया? खिजराबाद किया गया। चित्तौड़ का नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी।
खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ मेवाड़ का राजधानी था। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या चंपा? दोस्तों मगध की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ थी? शुरू में गिरिब्रज थी। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? दोस्तों महान शहीद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी जब दी गई तब वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। वायसराय लॉर्ड इरविन था। और इस समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय कब से कब तक था? 26 से 31। लॉर्ड इरविन रहा 1926 से लेकर के 1931 तक रहा। अब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया दोस्तों? फांसी दिया गया कब? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। आघूर्ण बल, जड़त्व, आघूर्ण या कोणीय वेग? दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। असंतुलित के बाद यहाँ पे ये होगा सर, असंतुलित के बाद यहाँ पे डैश कर देंगे आप, वही हमको लग रहा है कहाँ हुआ। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित खाली स्थान के समानुपाती होता है, तब असंतुलित बल के समानुपाती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग की इकाई समान है? कार्य और ऊर्जा और जड़त्व, या फिर बल और जड़त्व, या फिर बल और कार्य? दोस्तों कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या समान है? कार्य और ऊर्जा का प्रमुख उपयोगी मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का जूल। कार्य और ऊर्जा क्या समान है? ये इकाई। और कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। सीजित मात्रक आर्ज होता है। समान मात्रक कैलोरी होता है। इन दोनों का इकाई मतलब इन दोनों का यूनिट समान है। कार्य और ऊर्जा का यूनिट समान है। क्या है? जूल। एक जूल बराबर क्या होता है दोस्तों? एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3 × 10⁻6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 - 19 जूल। ऊर्जा संरक्षण के नियम से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सब लोग जानते हैं दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार रूपांतरों के लिए मान है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है सभी स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरों के लिए मान है। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ गया? ये जो दिया गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरों के लिए मान है, इसका मतलब है कि ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता? ठोसों का आयतन स्थिर होता है, ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, ठोसों को की एक निश्चित आकृति होती है, या फिर ठोसों की नग्न संपीड़ितता होती है। ठोसों का आयतन स्थिर होता है, यह सही बात है दोस्तों। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, गलत बात है। ठोस कोई भी चीज़ है, ठोस से आपके पास बुक है, कॉपी है, पेन है, इसका सीमा क्या है? इसका सीमा स्पष्ट है, अस्पष्ट नहीं। क्या है? स्पष्ट है। फेरस सल्फेट से वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ देता है? निम्नलिखित यहाँ पे काटना पड़ेगा। फेरस सल्फेट वियोजित होकर कौन सा पदार्थ देता है दोस्तों? फेरस सल्फेट देखिए, फेरस सल्फेट है, FeSO4 है। FeSO4 ये क्या? FeSO4 हो गया, ये फेरस सल्फेट हो गया। ठीक, ये वियोजित हो गया, टूट गया, क्या बने?
Fe2O3 बना, Fe2O3 बना, फिर क्या बना, SO2 बना, फिर बना SO3। ये सोल्यूशन FeSO4, ये क्या है, FeSO4 वियोजित होकर टूट के क्या बना, Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना। दोस्तों फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्न पदार्थ देता है, जैसे फेरस ऑक्साइड देता है। क्या देता है, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। और फिर क्या देता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड देगा SO2, और फिर देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कौन से समाजवादी, पूंजीवादी या फिर अधिनायकवादी प्रभाव में 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से ये समाजवादी थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो क्या थे, समाजवादी प्रभाव के थे, और उसी प्रभाव में ये पंचवर्षीय योजना लॉन्च किए। अब पंचवर्षीय योजना कहाँ का था, रूस से था। रूस कैसा देश, रूस नहीं, उस समय रूस का नाम था USSR। तो USSR कैसा देश था, ये समाजवादी देश था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। यह क्या था, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था दोस्तों, समाजवादी, ये भी समाजवादी था। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित किया, इसमें भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना। दोस्तों भारत के तेलंगाना राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। कहाँ मनाया, तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू पर्व। अगला बार से ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, 20 ही ध्यान देना पड़ेगा। अगला, भारत के तेलंगाना राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है। भारत के अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 333 का बात है, इसमें कहा गया कि 500 सदस्य होना चाहिए विधानसभा में, अधिकतम मैक्सिमम। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। जल सोली, ये क्या होता है दोस्तों, ये तो हम पहली बार सुने हैं, जल सोली। बाकी इसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भी होगा, ये तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रीट है दोस्तों, ये रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट है, प्रतिषेध भी रीट है, अधिकार परीक्षा भी रेख है, लेकिन जल शैली रीट नहीं है दोस्तों। जल शैली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है। दोस्तों अगला देखेंगे दोस्तों, अच्छा एक वैसे आप, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। और राज्य अनुच्छेद 226 के तहत, राज्य हो गया 226 के तहत। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। छठी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। दोस्तों क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है जो आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तेगुसिगलपा, रबोत, किंशासा, अकरा। दोस्तों होंडुरास की राजधानी क्या है, तेगुसिगलपा। होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तेगुसिगलपा। होंडुरास की मुद्रा क्या है, लैम्पीरा। रबात किसका राजधानी है, रबात मोरक्को का राजधानी रबात है। किंशासा है किसका दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राजधानी किंशासा, घाना का राजधानी अकरा। फिर से बोल देते हैं आपको, होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तेगुसिगलपा। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगलपा। होंडुरास की मुद्रा क्या है, लेम्पीरा।
रबात राजधानी है, रबात किसका है? मोरक्को की राजधानी रबात है। रबात किसका राजधानी दोस्तों? मोरक्को का राजधानी रबात है। किंशासा किसका राजधानी दोस्तों? किंशासा, किंशासा हो गया कांगो का। अकरा का राजधानी किस कहाँ है? घाना का राजधानी अकरा, घाना का राजधानी अकरा है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट पोपा या फिर स्ट्रोम्बोली? दोस्तों माउंट पोपा एक क्या है? मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा क्या है? मृत ज्वालामुखी है। और माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली आदि क्या है? जीवित जागृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में। कहाँ है दोस्तों? म्यांमार में है, ये मृत है। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में है। माउंट फुजियामा कहाँ है दोस्तों? जापान में। माउंट फुजियामा कहाँ है? जापान में है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है दोस्तों? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्ट्रोम्बोली कहाँ है दोस्तों? स्ट्रोम्बोली है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्रोम्बोली। दोस्तों आज हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज जो है सिलेक्शन सीरीज वो ख़त्म हो गया और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार एसएससी का अच्छी से तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों क्यूज के लिए हम आपके लिए रीजनिंग मैथ भी लाएंगे, लेकिन अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आपके लिए रीजनिंग मैथ भी लाएंगे। तब क्यूज के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे मेरे चैनल का नाम है बिहार एसएससी कैरियर पथ। एक और मेरा लाइब्रेरी साइंस का चैनल है, उसका नाम है लाइब्रेरी साइंस कैरियर पथ। तो ये सब चैनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। यूट्यूब पे मेरा एक ही चैनल है और उसका नाम है कैरियर पथ बिहार एग्जाम। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और हमेशा क्लास देखें जिससे कि 22,000 प्लस सीट है दोस्तों। हल्का फुल्का बात नहीं, छोटा मोटा बात नहीं है। 22,000 प्लस सीट इंटर लेवल का है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का है, मैट्रिक लेवल का है, सब लगभग 25,000 से ऊपर सीट है। 25,000 प्लस सीट है तो आपको 25,000 सीट है दोस्तों, आपको मेहनत करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद आपको।